हेलो क्लास 7। टुडे आज हम लेक्चर 3 करने जा रहे हैं चैप्टर का ट्रेसिंग चेंजिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इसमें हम आज टॉपिक देखेंगे रीजन्स एंड एम्पायर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा रीजन्स एंड एम्पायर। देखिए एम्पायर क्या होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए एम्पायर क्या होता है। जैसे छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं, किंग होता है, उसका किंगडम होता है। क्या होता है? किंगडम। एक राजा का क्या होता है? पूरा किंगडम होता है, किंगडम में रूल करता है राजा। लेकिन जब एक किंगडम, दो किंगडम, तीन, चार, पांच, कई सारे किंगडम जो आपस में मिल जाते हैं, कोई राजा सबको जीत लेता है, तो वो किंगडम ना होके वो क्या बन जाता है? एम्पायर बन जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल इसका मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, वर्धन एम्पायर। ठीक है, बहुत तरह के एम्पायर हैं। तो एम्पायर देखिए, एम्पायर क्या है? रीजन्स में फैला हुआ होता है एम्पायर। तो हमने इस आज टॉपिक करना है। पिछले टाइम लेक्चर में हमने बात की थी जो बाहर से जो इन्वेंटर जो आए थे, आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने किस तरह से हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस किया था। हमारे खाने पीने के तरीके चेंज हो गए थे, हमारे रहने के बोलने के सबके तरीके चेंज हो गए थे। जैसे कि हमने बात की थी, जैसे कि बिरयानी हो गया, या एक तरह से या मुफ्त को शब्द हो गया, या जवाहरात शब्द हो गया। जब मुगल एम्पायर जब ये सब आए थे तो ये सभी चीजें कल्चर अपने साथ लेके आए थे। ठीक है, तो कौन सा एम्पायर किस किस रीजन में रहा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लार्ज स्केल लाइक द चोला एम्पायर। देखिए इंडिया जो है, इंडिया के जो साउदर्न पार्ट जो है वो पूरा चोला एम्पायर कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एम्पायर, मैं आपको पहले सारे एम्पायर्स बता देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चोला एम्पायर ये जो पूरा पार्ट है, ये देखो चोला, वैसे चोला एम्पायर वैसे यहीं पे ही है सारा मोस्टली चोला एम्पायर। ठीक है, ये ऐसे कई सारे हैं, राष्ट्रकूटा एम्पायर, गुर्जर और मौर्यन एम्पायर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एम्पायर हैं। तो हम किसी बारे में बात कर रहे हैं? चोला एम्पायर। ठीक है, चोला एम्पायर में क्या दे रखा है? कई सारे स्टेट्स है, चोला एम्पायर, तुगलक एम्पायर, मुगल एम्पायर। ठीक है, अलग अलग जो एम्पायर थे अलग अलग रीजन्स में हुए हैं। संस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होता है? जब किसी राजा, कोई राजा अपने बारे में क्या है, किसी राजा के मरने के बाद उस किसी स्टोन पे या किसी मेटल सरफेस पे, किसी हार्ड सरफेस पे उसकी तारीफ लिखी जाती है कि किसी राजा ने इतने सारे वॉर जीत लिए, किसी राजा ने कई सारी चीजें जीती, काफी चीजें की, तो वो सभी चीजें प्रशस्ति में लिखी जाती है। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति, ऐसे कई सारी प्रशस्ति के नाम हमारे आते हैं। राजाओं के बारे में उनकी अच्छी बातें लिखी जाती थी, किसी स्टोन पे, कार्व्ड स्टोन्स पे, या किसी मेटल सरफेस पे, या किसी हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, वो प्रशस्ति कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? संस्कृत प्रशस्ति में दिल्ली सल्तनत के बारे में गयासुद्दीन बलबन के बारे में दिया गया है कि गयासुद्दीन बलबन जो थे कि उन्होंने क्या क्या महान काम, क्या क्या ग्रेट वर्क किए थे बंगाल के अंदर, जो कि बंगाल के रूलर थे। ईस्ट ऑफ गजनी, गजनी के जो एरिया है, गजनी एरिया अफगानिस्तान में वैसे। ठीक है, इस एरिया में क्या क्या इन्होंने किया था। इसके अलावा पीपल डिफरेंट रीजन, गोंडा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात अपीयर फील्ड। तो कई सारे एरियाज है, देखिए अलग अलग एरियाज है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी मतलब ये वाला जो एरिया है, राष्ट्रकूटा एम्पायर। ठीक है, हर रीजन का महाराष्ट्र सब एरिया, मौर्यन एम्पायर और ऐसे गुप्ता एम्पायर, ऐसे बहुत सारे एम्पायर हैं। ठीक है, हर एक अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एम्पायर हैं, तो इसमें ये बताया गया है। अगली चीज है लैंग्वेज एंड रीजन्स। हर एम्पायर का, हर एरिया का अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे मान लीजिए गुजरात में गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे हरियाणवी बोली जाती है, बिहार में बिहारी, और असम में असमी, उड़ीसा में उड़िया, ऐसे कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो हर एक रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो ने अपनी किताब में लिखा था कि हमारे देश में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि
अगर मान लीजिए हमारी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारी जो हिस्ट्री जो थी वो संस्कृत प्रशस्ति में लिखी गई थी, तो संस्कृत को समझने वाले सिर्फ ब्राह्मण या ऊंची कास्ट के लोग हुआ करते थे, हर कोई उसको नहीं समझ पाता था। तो क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे आंध्रा, ठीक है, उड़िया, गुजराती, या इसमें दे रखा है आपके लाहौरी, कश्मीरी, ठीक है, तेलंगनी और गुजरी और गौरी और अवधी, ऐसे कई तरह की भाषाएं बोली जाती थी। तो अमीर खुसरो कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दैट कॉन्स्टेंट ऑफ देयर लैंग्वेजेस देयर वाज अ संस्कृत व्हिच इज डॉट नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। ठीक है, संस्कृत क्या है, संस्कृत उस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी, लेकिन कोई उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता था। ठीक है, सिर्फ अब इसमें बताया गया कॉमन पीपल डू नॉट नो दैट ओनली द ब्राह्मण, सिर्फ कॉमन पीपल्स को समझ नहीं पाते थे, तो ब्राह्मण कास्ट के जो लोग हुआ करते थे सिर्फ उसी को समझ पाते थे। इसलिए कहा गया था जो रिकॉर्ड्स होते या कई सारी जो चीजें थी वो अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई, तो हर कोई उसको अच्छे से समझ सके, आगे जाके उसको अच्छे से क्लियर हो पाए उनको चीजें। ठीक है, अब इसमें देखिए नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल एंड सक्सेसफुल, हर एम्पायर स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं रहा, जैसे कि मौर्यन एम्पायर है वैसे ही हर एम्पायर सक्सेसफुल नहीं रहा। एम्पायर जो है वो एक तरह से डिक्लाइन होते रहे हैं, मतलब कभी कभार वो हार जाते हैं, कभी फिर वो जीत जाते हैं, इस तरह से ये सिस्टम चलता रहा है पहले के टाइम पे। तो मुगल एम्पायर जो है, मुगल एम्पायर का भी डिक्लाइन हुआ। मुगल एम्पायर में आप समझिए मुगल एम्पायर स्टार्ट किसने किया, मुगल एम्पायर के फर्स्ट रूलर कौन थे, बाबर, फर्स्ट रूलर। ठीक है, और मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे, वैसे तो बहुत सारे हुए कि औरंगजेब के बाद डिक्लाइन हो गया था मुगल एम्पायर, फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, औरंगजेब लास्ट रूलर। ठीक है, तो ये मुगल एम्पायर में क्या है, पूरी डायनेस्टी चलती रहती है लगातार। तो मुगल एम्पायर जो था वो 18वीं सेंचुरी में खत्म हो गया, और फिर कौन सा एम्पायर आ गया, ब्रिटिश एम्पायर आ गया। ब्रिटिश एम्पायर के बाद वो एम्पायर चलता रहा। तो ये अलग अलग टाइम के हिसाब से देखिए, ब्रिटिशर्स जब आए तो उनकी कौन सी लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी। मुगल जब थे तब उनकी कौन सी लैंग्वेज थी, उर्दू थी। राजपूत के अंदर कौन सी थी, राजपूती भाषा थी। ठीक है, या कई सारे मारवाड़ रीजन के अंदर मेवाड़ी, मारवाड़ी, राखीगढ़ी, इस तरह कई सारे रीजन्स में अलग अलग भाषा थी। हर जगह पे अलग अलग भाषा थी। जैसे जैसे एम्पायर आते गए हैं वैसे वैसे हमारे देश की भी लैंग्वेज चेंज होती गई है। अब जैसे हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, अब इसमें आगे पॉइंट देखेंगे, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। कई रिलीजन जो है वो ओल्ड रिलीजन है, कई न्यू रिलीजन है। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, देखिए एक तो रीजन्स एंड एम्पायर, कि मतलब जो एम्पायर थे वो कौन कौन से रीजन्स में हुआ करते थे, अलग अलग एम्पायर अलग अलग रीजन्स में थे, जैसे कि मौर्यन एम्पायर, चालुक्य एम्पायर, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, राष्ट्रकूट एम्पायर, अलग अलग एम्पायर थे। अब इनमें देखिए दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट लैंग्वेज एंड रीजन्स। रीजन्स, हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग भाषा होती है, कहीं पे कुछ बोली जाती है। ठीक है, तो हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा की वजह से क्या है, हम कैसे मेजर करते हैं, इस टाइम पे क्या है, बहुत सारे एम्पायर आए थे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू द 1000 ईयर, 1000 साल में बहुत सारे बदलाव आए, कई सारे एम्पायर जो थे वो चेंज होते रहे, भाषाएं चेंज होती रही। और तीसरा पॉइंट ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। जो अलग अलग रिलीजन है, जैसे हिंदू, ठीक है, मुस्लिम, ऐसे अलग अलग रिलीजन जो थे पुराने और नए रिलीजन में डिवाइड हो गए। The 1000 years of history that we have exploring saw significant importance of the religious tradition। ठीक है, हर एक तरह से डेवलपमेंट होते रहे, बदलाव होते रहे रिलीजन्स के अंदर। हर रिलीजन जैसे मुगल एम्पायर है तो उर्दू मतलब एक तरह मुस्लिम रिलीजन बढ़ा। ठीक है, हिंदू एम्पायर में हिंदू रिलीजन बढ़ा था। हर एक एम्पायर में अलग अलग रिलीजन। अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैथोलिक रिलीजन मतलब क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा बढ़ी। ठीक है, हर एक रिलीजन में अलग अलग चेंजेस होते रहे। It was during the period took place changes in what we call Hindustan today। आज हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी किसकी है, हिंदू रिलीजन के लोगों की मेजॉरिटी ज्यादा है, इसलिए हमारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, these includes the worship of new deities।
हमारे यहाँ पे क्या है, डाइटिस कहते हैं अलग अलग देवताओं को, हमारे यहाँ अलग अलग देवताओं को पूजा जाता है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द टेम्पल बाय द किंग, राजाओं ने भी कई तरह के मंदिर बनवाए हैं, ठीक है, महान जैसे शिव के, विष्णु के या कई ऐसे अन्य देवी देवताओं के मंदिर बनवाए गए हैं। तो इसमें क्या है, ब्राह्मण जो प्रीस्ट जो होते थे, पुजारी जो होते थे, इनको सबसे इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। रिलीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखिए चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारे जो है हमारी कम्युनिटी बताई गई है, 1 2 3 और 4, ठीक है। पहला हमारे मानते थे ब्राह्मण को, फिर सेकंड थी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज क्षत्रिय, थर्ड स्टेज वैश्य और फोर्थ स्टेज शूद्र। इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है, चार वर्ण में, चार कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम था, इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचा वर्ण माना जाता था, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, फिर शूद्र को। ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ करना, लोगों को पढ़ाना, ठीक है, ये सब काम ब्राह्मण का होता था। क्षत्रिय का काम होता था युद्ध करना, ठीक है, ब्रेवरी का काम होता था। और वैश्य का काम होता था बिजनेस करना, ठीक है, बिजनेस करना, ट्रेड करना, व्यवसाय करना, व्यापार करना। शूद्र का काम होता था इन सभी जो जितने भी वर्ण थे 1 2 3 जो भी वर्ण थे, इनकी सेवा करना। स्लेव थे ये, मजदूर, मतलब एक तरह सेवक कहलाते हैं। शूद्रों को सेवक वर्ग में नापा जाता है, जो कि सबसे छोटा माना गया था इस टाइम के अंदर। अलग अलग इसमें डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। रिलीजन इसमें कुरान के अंदर देखिए मुस्लिम रिलीजन, तो मुस्लिम रिलीजन पढ़ने की वजह से देखिए उसमें कुरान में अंदर बताया गया है कि मुस्लिम रिलीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। गीता में बताया गया है हिंदू रिलीजन इज मोर। हर एक बुक में अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हिस्ट्री और देयर सोर्सेज। देखिए हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री और उसके सोर्सेज किस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, तो इसमें आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, पहला है लिटरेरी सोर्स, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ऐसे दो सोर्स है। लिटरेरी सोर्स में हमें जो भी रिटन फॉर्म में मिलता है वो सब लिटरेरी सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो भी हमें एक्सकेवेशन के थ्रू जो मिलता है, दीज आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। अब इसमें देखिए हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब इसमें हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन collected by the various sources such as old inscription, literature and coins। हमें सिक्कों के थ्रू जानकारी मिलती है, ठीक है, बुक्स के थ्रू जानकारी मिलती है, कई ऐसे रिटन रॉक एडिक्ट्स के थ्रू जानकारी मिलती है हमें। इस तरह से हमें हमारे लिटरेरी सोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राइटिंग ऑफ द इंडियंस, कुछ लिटरेरी सोर्स इंडियंस ने राइट किए हैं, तो कुछ लिटरेरी सोर्स फॉरेनर्स ने राइट किए हैं, ठीक है। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियड बिटवीन 700 to 1750 हिस्टोरियंस स्टिल रिले ऑन कॉइन्स। देखिए हिस्टोरियंस को कई सारी जानकारी हमें किस किस चीज़ों से मिलती है, सिक्कों पे लिखी हुई चीज़ों से मिलती है, इंस्क्रिप्शन लिखित रूप में मिलती है, आर्किटेक्चर एक तरह से बिल्डिंग्स को देख के मिलती है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स या इंफॉर्मेशन से मिलती है। अब देखिए ताजमहल को देख के हमें पता चलता है कि किसी मुगल एम्पायर ने बनाया था, ठीक है। उसमें जो कैलियोग्राफी है, जो है कैलियोग्राफी होती है, इट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग,
ठीक है। उसमें जो राइटिंग है उसको देख के हमें पता चलता है दिस इज द उर्दू राइटिंग दैट वाज रिटन इन द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। कुछ चीजें हमें राजपूतों की जो मिलती है उस लैंग्वेज हमें प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में मिलती है। उसमें क्या है, उसमें हिंदू लिटरेचर के बारे में बताया गया है। हर एक को हर एक अपनी अपनी भाषा में बताया गया है, ठीक है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्स क्या होता है, इंडियन और इंडिजीनियस। लिटरेरी सोर्स में बताएंगे, लिटरेरी सोर्स में क्या चीज होती है। इन अर्ली डेज पीपल मोस्टली यूज पाम लीव्स। पहले लोग क्या करते थे, जो पेड़ों के पत्ते जो होते थे उन पे लोग लिखा करते थे, या किसी की खाल पे या लकड़ी की छाल पे या किसी ना किसी चीजों पे लोग लिखते थे, क्योंकि पहले पेपर नहीं हुआ करते थे। तो लोग या तो पेड़ों के पत्तों पे या जानवरों की खालों पे या इस चीज को लिख दिया करते थे। पेपर वॉज ग्रेजुअली स्टार्टेड टू यूज द राइट फ्रॉम द 13th century onwards. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, temples and monarchies. ठीक है। 13th century में क्या है, कई सारे लोगों के बारे में, रूलर्स के बारे में, मोनार्कीज के बारे में। मोनार्की होता है, मोनार्की का मतलब है जो राजा रूल्स जो करते हैं, जो किंग्स का जो रूल होता है, रूलिंग सिस्टम होता है, उसको मोनार्की कहते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किसमें, लिटरेरी सोर्स में। किसी रिटर्न चीज पे हमें किसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है, दैट इज लिटरेरी सोर्स। In contemporary time, there are fusions of writing in all kinds. Autobiography of जहांगीर, जहांगीर या जहांगीरनामा। देखिए जहांगीर के बारे में ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बताया। ऑटोग्राफी बायोग्राफी क्या होती है, जब कोई इंसान अपने बारे में ही जब लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और कोई इंसान जब किसी दूसरे इंसान के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। जैसे जहांगीर की बुक है जहांगीरनामा, बाबर की बाबरनामा, ये सभी चीजें हैं, बाबर की बाबरनामा, और ऐसे कई सारी बायोग्राफीज भी हैं। शेरशाह की बुक है तारीख शेरशाही, जो कि अब्बास सरवनी ने लिखी है, ठीक है। जहांगीर ने अपनी बुक खुद लिखी थी जहांगीरनामा, बाबर ने अपनी खुद लिखी थी बाबरनामा। तो ये क्या है, दीज आर द ऑटोबायोग्राफी। जब इंसान अपनी चीजों के बारे में खुद लिखता है तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी, और जब वो इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में जब लिखता है दैट इज बायोग्राफी, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि दो ऐसी ऑटोबायोग्राफीज के नाम बारे में बताइए। तो फर्स्ट बायोग्राफी आपकी जहांगीरनामा एंड सेकंड है आपकी बाबरनामा, ठीक है। आपकी एक बायोग्राफी पूछी जा सकती है, किसके बारे में बायोग्राफी, शेरशाह सूरी के बारे में। इसमें लिखा गया है तारीख शेरशाही, जो कि लिखी थी अब्बास सरवनी ने लिखी थी। द स्कॉलर्स मोस्टली रोट अबाउट क्रॉनिकल्स, ठीक है। क्रॉनिकल्स क्या होता है, क्रॉनिकल्स मतलब एक काल होता है, कालखंड होता है, मतलब कि इस टाइम पे ये काम हुआ था, ठीक है, तो क्रॉनिकल्स कहलाता है। तो एक तरह से इसमें बताया गया स्कॉलर्स जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में लिखते रहे हैं, जिसमें कई रूलर्स के बारे में हमें जानकारी मिलती रही है, उनके जीवन के बारे में हमें मिलती रही है। जैसे राज तरंगिनी बुक जो है वो कलहन ने लिखी थी। कलहन ने ये बुक किसके बारे में लिखी थी, एक तरह से राज तरंगिनी, ठीक है। विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य के बारे में, ये सब के बारे में लिखी थी। तो विक्रमदेव वचतरिका इज रिटन बाय द बलबन, ठीक है। बलबन ने क्या है ये चीज लिखी थी, और विक्रमादित्य फोर्थ जो थे उनके बारे में ये सब चीजें लिखी गई है। मतलब जो भी राजा है उसके बारे में जब किसी इंसान ने लिखा है तो वो क्या है, बायोग्राफीज है, और किसी राजा ने अपने बारे में खुद लिखा है तो वो क्या है, वो ऑटोबायोग्राफी है। हिस्ट्री अपॉइंटेड बाय द रूलर्स ऑफ रिकॉर्ड्स the events of this ruler was known as the court historians, ठीक है। कोर्ट हिस्टोरियंस मतलब ये उन्हीं के कोर्ट में बैठे रहते थे और वो राजा के बारे में उनकी वाहवाहियां लिखते थे उनकी बुक्स के बारे में। जब वो कोर्ट पॉइंट जो होते थे वो जो लिखते थे तो वो बायोग्राफी लिखते थे, और जब राजा या कोई पर्सन अपने बारे में खुद लिखता था तो वो ऑटोबायोग्राफी होती थी। As and when the ruler traveled, the writers also used to travel along with him. When the task or complications was completed, the rulers uses to release it with the lot of pomp and show. One example of the तारीख-ए-फुर्जी। अब ये बुक्स क्यों लिखी जाती थी कि राजा अपनी वाहवाही अपनी किताबों में लिखवाता था अपने खुद के राइटर्स के साथ, कभी भी अपनी बुराइयां नहीं लिखवाता था। तो पॉम्प एंड शो मतलब वो अपने बारे में हमेशा अच्छी बातों को बुक्स में लिखवाया करता था। जैसे कि आप कभी अकबरनामा पढ़ेंगे या बाबरनामा या कभी जहांगीरनामा ऐसे ये सब पढ़ेंगे
तो उसमें हमेशा उन राजाओं के बारे में अच्छी बातें लिखी गई हैं, ना कि उनके बारे में बुरी बातें लिखी गई हैं, क्योंकि उन राजाओं ने अपने खुद के कोर्ट पोएट से ये सब चीजें लिखवाई हैं। ठीक है, ही रोट हिज Chronicles first in 1356 and other version was 2 years later। ठीक है, इन्होंने इसमें बताया तारीख फिरोज शाही जो किताब जो लिखी गई थी वो 2 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है वो 1356 में लिखी गई थी और वॉल्यूम 2 जो है वो 1358 में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये तारीख फिरोज शाही जो किताब है जो कि शेरशाह सूरी के बारे में लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 2 वॉल्यूम में लिखी गई है, एक वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो ये दूसरे राइटर ने लिखी है, तो दैट इज अ ऑटोबायोग्राफी। और जो राजा खुद के बारे में लिखता था वो ठीक है, जो राजा खुद के बारे में लिखता था जो राजा खुद के बारे में लिखता था वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती थी, और जो दूसरे जो लोग जो होते थे वो राजा के बारे में लिखते थे, दैट इज बायोग्राफी। तो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसमें हमने लिटरेरी सोर्स कंप्लीट कर लिया। इन आवर सेकंड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जो हमें खुदाई के तौर पे मिलते हैं, जैसे कि किसी बिल्डिंग या किसी की डेड बॉडी या मतलब मम्मी के तौर पे किसी जैसे ज्वेलरीज मिलती हैं, या कोई हमें एक्सकवेशन में पूरी सिटी मिलती है, जैसे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये सभी चीजें क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है गीजा की पिरामिड्स जो कि इजिप्ट में है। ठीक है, वहां पे बहुत सारी ममीज के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये सभी चीजें क्या है, दीज आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमें खुदाई के तौर पे मिलती हैं, और लिटरेरी सोर्स वो होते हैं जो हमें रिटर्न फॉर्म में मिलती है बुक्स के अंदर। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कैलीग्राफी क्या होती है और लिटरेरी सोर्स के बारे में। बाहर जो फॉरेनर्स ने लिटरेरी सोर्स के बारे में लिखा था वो फॉरेनर्स कौन कौन से थे, हमने अभी इंडियन लिटरेचर या इंडियन राइटर्स के बारे में पढ़ा, जैसे फिरोज शाही या अकबरनामा या जहांगीरनामा, तुगलकनामा। ठीक है, इस तरह से कई सारी स्टोरीज हैं। ये हमारे इंडियन राइटर्स से कुछ ऐसे राइटर्स जैसे फाहियान ऐसे कई सारे चाइनीज राइटर्स भी हुए हैं, या कई सारे ऐसे राइटर हुए हैं जो कि फाहियान क्या है, ऐसे कई रूलर्स गुप्ता एम्पायर के अंदर भी आए थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए थे जो कि इन्होंने बाहर के राइटर्स ने हमारे राजाओं के बारे में लिखा है, दैट दीज आर द फॉरेन रूलर्स। इसमें हमने बात की थी इंडियन स्कॉलर्स कौन कौन से थे, उन्होंने हमारे राजाओं के बारे में क्या लिखा था। तो ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, लिटरेरी सोर्स ओवरसीज फॉरेन। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।